हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम विद अरिहंत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग, चूँकि हिंदी की क्लास है तो हिंदी की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस हमने टॉपिक डिस्कस किया था, यानी कि वाक्य की वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं डिस्कस किया था। डिस्कस किया था हमने कौन सा, शब्द की वर्तनी अशुद्धियाँ, यानी कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। उसी का अगला चरण अब हम लोग आएंगे वाक्यों पर। यानी कि अभी तक हम लोगों ने शब्दों में अशुद्धियाँ देखी थी, पूजनी कैसे सही लिखा जाता है, हिरण्यकश्यप कैसे सही लिखा जाता है, नवाब कैसे सही लिखा जाता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हमने समझे थे और आपको उनकी कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ साझा की थी। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बस थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। अब हो जाएगा वाक्य में अगर कोई भी अशुद्धि है तो चाहे वो वर्तनी की कोई अशुद्धि है, या उस वाक्य में कोई कालक्रम में अशुद्धि है, या वाक्य में कोई जो कह सकते हैं कि उसका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस नहीं सही है, या उस वाक्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द की पुनरावृत्ति है। यानी कि कोई भी वाक्य किस कारण कोई त्रुटि होती है, कोई अशुद्धि होती है, तो उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जितने एग्जाम्पल आप करोगे, जितने क्वेश्चंस आप करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं एग्जाम विद अरिहंत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत करता हूं मैं बहुत ही बेहतर, जिसको हम लोग कहते हैं वाक्य की अशुद्धियां। देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी आपकी वाक्य की अशुद्धियां आपसे पूछी जाएंगी तो वर्तनी वाली भी इसी में शामिल हो जाती हैं। यानी कि वाक्य में हो सकता है वर्तनी की कोई अशुद्धि हो, ये भी तो हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं, एक बेसिक बात से समझते हैं। हम सभी लोग अंग्रेजी जब पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में जैसे एक ट्रांसलेशन बनाइए आप लोग, राम जा रहा है। तो राम जा रहा है, अगर ट्रांसलेशन आप लोग बनाओगे तो कहोगे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, यही तो आप कहेंगे, राम इज गोइंग। अब आपने कहा राम इज गोइंग, तो राम इज गोइंग में जैसे ही आपने कहोगे तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम जा रहा है। राम जा रहा है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी व्याकरण में, तो अंग्रेजी व्याकरण में ये वाला सही है। अगर हिंदी व्याकरण में बात करें तो हिंदी व्याकरण में आपका ये वाला सही है। ठीक है, तो आखिरकार मैंने जब दोनों सही बता दिए और पढ़ा रहे हैं गुरुजी हिंदी, तो अंग्रेजी की बात कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से बिगिनिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो, जैसे राम क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, क्रिया है। अब गोइंग मतलब जा रहा, जा रहा क्या हो गया, एक कर्म हो गया। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी में कोई सेंटेंस सही लिखने की कोशिश करता है या सही सेंटेंस होता है तो हमेशा ये वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो करता है। लेकिन ये सीक्वेंस अगर हिंदी में अप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर इसी सीक्वेंस पर हम लोग हिंदी का या सेंटेंस बनाते हैं हिंदी ग्रामर में, तो हो जाएगा क्या, राम है जा रहा। भाई यहां पर कर्ता तो राम है ना, और क्रिया क्या है, क्रिया आपकी हो गई भाई है, और जा रहा क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म कर रहा है, जा रहा है। तो यहां पर कर्ता क्रिया कर्म, अगर अंग्रेजी के अनुसार, व्याकरण के अनुसार अगर हम कहते हैं इस वाले सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई सारे लोगों को। ठीक है, अब हिंदी में जो सीक्वेंस फॉलो होता है वो कर्ता के बाद में हमेशा आपका क्या होता है, कर्म, और क्रिया जो है वो सबसे अंत में होती है। ये पॉइंट याद रखना है, कर्ता पहले होगा, अंग्रेजी में ही होगा, अंग्रेजी व्याकरण में भी, लेकिन यहां पर क्रिया दूसरे नंबर पर आएगी, यहां क्रिया सबसे अंत में। अब राम जा रहा है तो राम कर्ता हो गया, जा रहा क्या हो गया, कर्म हो गया, है क्या हो गई, क्रिया हो गई। अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में इस वाली प्रक्रिया को फॉलो करेगा तो वो शुद्ध होगा, तो वो शुद्ध होगा, शुद्ध वाक्य होगा।
और अंग्रेजी में जो इस वाले को फॉलो करता है वो शुद्ध होता है। ये एक बेसिक बात थी जो सब लोग मन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और विद्यार्थी बहुत गलतियाँ करते हैं। इस बात को आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब हम लोग कुछ जो फेमस नियम हैं उनके बारे में जरूर समझ लेंगे। एक तो आपको याद रखना है पुनरावृत्ति। आपको याद रखना है, अगर पुनरावृत्ति शब्द है, पुनरावृत्ति शब्द है किसी भी वाक्य में, तो पुनरावृत्ति शब्द अगर है, जैसे मान लीजिए, या पुनरावृत्ति शब्द है, या कह सकते हो इसको अतिरिक्त शब्द भी मान लेते हैं, अतिरिक्त शब्द है वाक्य में, तो वो वाक्य हमेशा अशुद्ध होगा। कैसे? हम एक वाक्य लिखते हैं, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गरम आग लाओ। मैंने एक वाक्य लिखा, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गरम आग लाओ, ये लिख दिया। अब आप लोग 10 सेकंड सोचिए इस वाक्य में क्या अशुद्धि हो सकती है। बहुत बढ़िया है, देखो इसमें 10 सेकंड जब आप सोचोगे तो यार आपको लगेगा क्या कि सर कहीं और तो नहीं हट जाएगा। तब सब मान लीजिए और हटा दिया कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ विद्यार्थी कह देंगे मेरे लिए बर्फ और मेरे लिए ठंडी बर्फ कॉमा आग लाओ। मान लीजिए एक विद्यार्थी ने लिख दिया, एक विद्यार्थी था उसने इसको लिख दिया, मेरे लिए ठंडी बर्फ कॉमा आग लाओ। मान लीजिए ये विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने ये लिख दिया, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? मान लीजिए एक और विद्यार्थी आया, उसने लिख दिया मेरे लिए ठंडी बर्फ एवं आग लाओ। उसने थोड़ा सा और कह सकते हैं कारतूस लगा दिया, उसने कहा कि भाई चलो हो सकता है और शुद्ध में सही हो जाए, थोड़ा सा एवं लगा दे तो सही हो जाएगा। सब का सब गलत है। क्यों गलत है थोड़ा समझिएगा। यहां पर ये वाला मामला आएगा, अगर क्या कभी भी बर्फ गर्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या कभी आग जो है वो ठंडी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये उसका प्रकृति है, स्वाभाविक है। आग का स्वभाव है गर्म होगा, गर्म होगी, और पानी का स्वभाव है या बर्फ का स्वभाव है ठंडी होगी। भाई बर्फ का स्वभाव है ठंडी होगी, आग का स्वभाव है गर्म होगी, तो यहां पर ना ही ठंडी लगेगी और ना ही एक गर्म शब्द का प्रयोग होगा। तो क्या वाक्य शुद्ध हो जाएगा? वाक्य शुद्ध हो जाएगा आपका मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। बात समझ में आ गई? इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अकबर ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। एक वाक्य है, अकबर ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। बहुत जबरदस्त वाक्य है, अकबर ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। इसमें बताओ, आप लोग कोशिश करिए कि इस वाक्य में आखिरकार
जो मैंने पहला नियम बताया है उस नियम के आधार पर, क्योंकि अभी तो आप तोड़ तोड़ के कर पाओगे, फिर एक साथ वहाँ पर कहीं ब्रैकेट में नियम तो लिखा नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब आप लोग ये बताइए भाई इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, एक बार बताओगे, समझोगे? बड़ा बढ़िया सा है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा। देखो भाई, अकबर ने मुक्त हस्त से लिख दिया मैंने। तो भाई जब मुक्त हस्त की बात करते हो तो मुक्त हस्त के मतलब यही होता है खुले हाथों से, खुले हाथों से। तो क्या से लगेगा? नहीं लगेगा, से इसमें अतिरेक लगा हुआ है, अतिरिक्त लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि से नहीं होगा तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा अकबर ने मुक्त हस्त धन लुटाया। भाई देखिए बहुत बेहतरीन है ये, और गारंटी के साथ फंसेंगे जरूर आपके ऐसे। तीसरा एक और एग्जांपल समझ लोगे, ठीक है? हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध है। हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध है। इस वाक्य में क्या खराबी है? अच्छा खासा देखने में वाक्य लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द इसमें लगाए गए हैं, तो आखिरकार अशुद्ध क्यों है? सोचिए 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो थोड़ा सा माथा ठनकेगा। कुछ लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा सा माथा ठनक गया, तो कैसे समझोगे भाई? देखो हमारे यहाँ तरुण और नवयुवक ये तो दोनों एक ही हैं यार, तो कोई एक आएगा, या तो आएगा हमारे यहाँ तरुण की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या आएगा हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आप कोई भी लिखोगे सही होगा। हमारे यहाँ तरुण की शिक्षा का प्रबंध है या अच्छा प्रबंध है, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर हो गई बात? एक और समझोगे बहुत बेहतरीन। राम प्रातः काल के समय घूमने जाता है। अब देखो ये भी बड़ा जबरदस्त है सेंटेंस। अब यहां पर भी लिखा हुआ राम प्रातः काल के समय घूमने जाता है। जैसे ही ये लिखा, अरे भाई प्रातः मतलब सुबह, काल मतलब समय, तो ये समय काहे लगाए हैं? अतिरिक्त लगा है ना, तो आप सीधा सीधा जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा राम प्रातः काल घूमने जाता है। क्या हो जाएगा? राम प्रातः काल घूमने जाता है। राम प्रातः काल घूमने जाता है। ये शुद्ध हो गया भाई। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? पहला तो मैंने कर्ता के बाद हमेशा कर्म आएगा, कर्म के बाद में क्रिया सबसे अंत में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे भी बड़ा बेहतर तरीके से समझोगे। एक शब्द होते हैं प्रत्येक। प्रत्येक का प्रयोग कहां पर होगा? प्रत्येक कहां पर होगा? अच्छा, प्रत्येक इंडिविजुअलिटी के लिए आता है, हर एक व्यक्ति के लिए। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, एग्जामिनेशन हॉल में लिखा हुआ था कि सभी जो विद्यार्थी हैं अपना अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जमा कर लें, जमा कर दिए। अगर
इन्विजिलेटर आया, कहे सभी लोग अपना फ़ोन जमा कर दें, तो ये बात चलिए उसने कह दी। अब उसके बाद उसने कहा सभी अपना फ़ोन ले जाओ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सभी अपना फ़ोन ले जाओ। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? सभी अपना फ़ोन ले जाओ यानी कि राम का फ़ोन इसमें श्याम भी ले सकता है, श्याम का मोहन भी ले सकता है। अगर वो इन्विजिलेटर कहे सभी लोग अपना अपना फ़ोन ले जाओ, या तो ये बात कहे, या कहे प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना फ़ोन ले जाए, तब बात सत्य हो जाएगी। तो प्रत्येक के बारे में समझिएगा, हमेशा याद रखना है प्रत्येक जो शब्द है, ठीक है। और दूसरा शब्द एक और होता है, ये तीनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, किसी, और तीसरा शब्द होता है कोई। ये तीन शब्द हैं, प्रत्येक है, किसी है, कोई है। ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये सदा, सदैव, सदैव क्या कह सकते हैं हम लोग? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ये सदैव आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर मान लीजिए बहुवचन में प्रयोग हो जाए तो अशुद्ध होगा। बहुवचन में प्रयोग अशुद्धि दर्शाता है। बहुवचन में आपका प्रयोग अगर हो गया, प्रत्येक का, किसी का, कोई का, तो यह अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक मैं वाक्य लिख देता हूं, बहुत बढ़िया है। प्रत्येक व्यक्ति लाभ चाहता है। हमने लिख दिया प्रत्येक व्यक्ति लाभ चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। या दूसरा कह दो कि एक और कह सकते हो, प्रत्येक पुरुष भी कह सकते हो, प्रत्येक पुरुष जो है वो भी जीना चाहता है, प्रत्येक पुरुष से मेरा आग्रह है, प्रत्येक पुरुष से मेरा निवेदन है। तो हमेशा ये एक वचन के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। किसी का भी अगर आप लोग देखोगे तो किसी में भी किसी व्यक्ति का बस नहीं चलता। ईश्वर की जब मर्जी होती है तो किसी व्यक्ति का बस नहीं चलता। किसी व्यक्ति का तीनों के एग्जाम्पल एक एक समझ लीजिएगा, है ना, बहुत आसान सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लहराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई का भी आप लिख दोगे, ये भी एक वचन के लिए हो जाएगा। कोई भी कह सकते हो, मैंने अब तक, जैसे कोई में हो जाएगा, मैंने अब तक कोई गलती नहीं की। मैंने अब तक कोई गलती नहीं की कह सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए एक शब्द लिखा हो, लिखा हुआ है जैसे किसी, ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ हो, किसी का ऐसा कहना है, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा क्या? बताओगे? किसी का ऐसा कहना है, मान लीजिए लिखा हुआ है, तो क्या ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा? सही क्या होगा?
किसी किसी का ऐसा कहना है, क्योंकि प्रत्येक के लिए बात आ जाएगी। किसी किसी का ऐसा कहना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तीनों के प्रयोग जो हैं वो हमेशा इंडिविजुअलिटी के लिए यानी कि एक वचन के लिए प्रयोग होंगे। ठीक है। और मान लीजिए इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर कोई शब्द जो है किसी भी वाक्य में आया है, ठीक है, कोई शब्द किसी वाक्य में आया है, ठीक है, और उसके साथ भी का भी प्रयोग आ गया है, भी का, तो अशुद्ध होगा। कोई के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध होगा, किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध होगा। दोनों बातें याद रखिए। कोई के साथ में अगर भी लग गया या किसी के साथ में भी लग गया तो आपका हमेशा अशुद्ध वाक्य कर देगा, याद रखना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैं लिखूं, कोई भी वाक्य लिखता हूं, मैंने कहा कोई भी आएगा तो ठीक रहेगा। एक मैंने वाक्य लिया, कोई भी आएगा तो ठीक रहेगा, तो ये गलत वाक्य होगा। कोई आएगा तो ठीक रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो कोई के साथ भी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई? ये बोलिए भाई। यानी कि कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग हमेशा अशुद्ध हो जाएगा, याद रखना। या कह सकते हो किसी को भी भेज दो, मैंने लिखा किसी को भी, तो ये भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई आएगा तो ठीक रहेगा, किसी को भेज दो, ये तब जा कर के आपकी बात सही होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण है, द्वारा का प्रयोग कहां पर होगा और से का प्रयोग कहां पर होगा, दोनों याद रखिएगा। द्वारा का प्रयोग कहां पर होगा और से का प्रयोग कहां पर होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त है। देखो भाई, द्वारा की जब भी बात करते हैं तो याद रखना है, जब भी किसी व्यक्ति के माध्यम से, माध्यम मतलब उसके थ्रू, किसी व्यक्ति के माध्यम से जब कोई काम होता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से जब कोई कार्य संपादित होता है या कार्य पूरा होता है, तो हम लोग वहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन से का प्रयोग कहाँ पर लगेंगे? से का प्रयोग याद रखना है कि संज्ञा के बाद से जो है, संज्ञा के बाद से लगता है, याद रखना है, संज्ञा के बाद से लगेगा। और किसी माध्यम से कोई कार्य होगा तो वहाँ पर हमेशा द्वारा लगेगा। जैसे दोनों बातों को हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा युद्ध से देश पर संकट आता है। बिल्कुल सही है, युद्ध से देश पर संकट आता है, संकट छाता है, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि राम के द्वारा
राम के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। तो जब भी कभी थ्रू किसी के माध्यम से कोई काम होगा तो हमेशा द्वारा, ऐसे नॉर्मली हम लोग संज्ञा के बाद में से का प्रयोग हम लोग जानते हैं, याद रखना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग एक बात करते हैं, सब और दूसरा लोग, इसकी बात करते हैं, सब और लोग का प्रयोग। अच्छा, सामान्यतः हम लोग जब प्रयोग करते हैं सब का, तो जब भी सब का प्रयोग करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए तो करेंगे नहीं, लोग का प्रयोग करेंगे एक व्यक्ति के लिए करेंगे नहीं, तो सबका भी प्रयोग बहुवचन में हमेशा होगा, और लोग का भी जो प्रयोग है वो भी आपका हम लोग कह सकते हैं कि बहुवचन के लिए अधिकतर किया जाता है। यानी कि सामान्यतः दोनों का प्रयोग, सबका और लोग का, दोनों का बहुवचन में करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सबका समुच्चय रूप में, समुच्चय मतलब एक बंच के रूप में, एक पूरे ग्रुप के रूप में, जो सबका है समुच्चय रूप में एक वचन भी हो जाता है। ठीक है, समुच्चय रूप में एक वचन भी हो जाता है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई जो है वो काम किया, दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है, सब काम खराब हो रहा है, तो उसके डैडी जी कह रहे हैं तुम्हारा यार सब काम गलत होता है। तो क्या कहेंगे वो कहेंगे तुम्हारा सब काम गलत होता है। अब देखो यहां पर एक वचन की बात आ गई, उन्होंने कहा तुम्हारे सभी काम नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा सब काम गलत होता है। तो सब जो है ये इसका प्रयोग एक काम के लिए हुआ है क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे सारे काम जो है, एक समुच्चय की बात हो गई। उन्होंने कहा तुम जितने काम कर रहे हो वो सब काम, तो ये यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयोग हो गया। ठीक है, समुच्चय के रूप में, समुच्चय रूप में एक वचन में प्रयोग होता है, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। और मान लीजिए काम बहुत है, मान लीजिए काम की अधिकता है या काम बहुत है, तब समझना, देखो बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं काम की अधिकता अगर है, अगर काम की अधिकता का बोध होगा तो सबका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। काम की अधिकता में सबका प्रयोग बहुवचन में होगा, ये पॉइंट याद रखना है। जैसे सब यही कहते हैं, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सब का प्रयोग काम की अधिकता में बहुवचन में, नॉर्मली एक समुच्चय के रूप में आपका एक वचन में भी प्रयोग होता है। तो यानी कि ये दोनों में, लेकिन सामान्यता जो बात करेंगे वो दोनों का बहुवचन में, लेकिन कुछ कंडीशन है उनमें आपका एक वचन में प्रयोग सबका होता है। ये पॉइंट याद रखना है। मेरी बात समझ में आ गई भाई सभी लोगों को? हाँ या ना? अब लोग ये सदैव बहुवचन में, ये सदैव बहुवचन में भैया प्रयोग होंगे लोग। ठीक है, कहते हैं लोग ठीक ही कहते हैं, लोग ठीक ही कहते हैं, आजकल की दुनिया बहुत ख़राब है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हो गए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई उनका कि लोग जो हैं, लोग क्या कहेंगे? तो लोग मतलब एक व्यक्ति तो होगा नहीं, और राम क्या कहेगा, श्याम क्या कहेगा, ये तो ठीक है। लोग क्या कहेंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए अगर आ जाए सब लोग, एक शब्द आ जाए सब लोग, तो क्या इसका प्रयोग होता है कभी? आपने देखा होगा सब लोग। सब लोग का प्रयोग जो है वो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, सभी लोगों को। सब लोग जो है कहते हैं कि गांधी जी महापुरुष थे। ठीक है, सब लोग कहते हैं तो गांधी जी महापुरुष हैं। तो यहाँ भी समुच्चय वाली बात आ गई, यानी कि लोगों के समूह पूरे सब लोग। लेकिन अगर एग्जैक्ट बहुत बात करोगे तो कहोगे सब लोगों का विचार है, सब लोगों का विचार है या सभी लोगों का विचार है कि
गांधी जी महापुरुष थे। सभी लोगों का विचार है कि गांधी जी महापुरुष थे, या इसको दूसरी तरीके से कह सकते हो, सब लोग कहते हैं कि गांधी जी महापुरुष थे। दोनों जो वाक्य हैं वो कह सकते हैं, एक तरीके से आपके सही हो सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई भाई सभी लोगों को? भाई ऐसे समझो, लोग कहने से, अगर केवल लोग कहोगे तो कुछ व्यक्तियों की बात हुई, अगर सब लोग कह दोगे तो अनगिनत और अधिक व्यक्तियों की बात हो गई। भाई आपने कहा लोग, जैसे आपने कहा लोग, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। जैसे आपने कहा सब लोग, तो अनगिनत हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। तो ये लोग और सब लोग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी, हाँ या ना? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। बहुत बेहतरीन है भाई, देखो ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बेहतरीन है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब देखो अगला, एक शब्द होता है नए, जिसमें एड़ी वाला ए होता है। ठीक, एक शब्द होता है या वाला नए, उन्होंने कहा ये नए, नए, मम्मी नए कपड़े लेंगे, मम्मी कुछ नया खाना बनाओ, मम्मी कुछ नए नए व्यंजन बनाओ, कहते नहीं हम लोग? तो इस तरीके से नए। और एक होता है नई, बड़ी वाला, और एक होता है नई अय्या वाला। ठीक है, जिस शब्द का, ठीक है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, मैं लिखे दे रहा हूं, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ये वाला या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, उसका बहुवचन, यानी कि इसका बहुवचन ये होगा, ये। ठीक है, याद रखना है। अब एक सवाल उठता है नया, जैसे एग्जांपल है, नया का बहुवचन क्या हो जाएगा? नए। भैया आया ना, तो क्या हो गया? नया का नए हो गया। और मान लीजिए नई लिखा हो, नई, ये नई, ठीक है, तो नई हो गया, आ जाएगा बहुवचन में। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है नई, तो नई भी हो जाएगा, जैसे नई लिखा हुआ है तो नई का भाई नई हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? नए और नई, नए नई मैंने इसलिए लिख दिया, हालांकि इसको लिखना नहीं चाहिए हमको, लेकिन अगर ऐसे समझ लोगे तो नए पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो गया और नई स्त्रीलिंग के लिए, तो ये इस तरीके से समझो तो ज़्यादा ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अंत में या आना चाहिए। तो स्त्रीलिंग में नहीं हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आपका नहीं हो जाएगा, और आपका पुल्लिंग में आपका नए हो जाएगा बहुवचन में। ये बात आप लोगों को याद रहेगी भाई, हाँ या ना? तो यानी कि नए नए, नई नई, ये तो बात हम लोगों ने अपनी पूरी समझ ली। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ या ना एक बार बता देंगे भाई सारे लोग? यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब एक हम लोग लिए लिखते हैं ऐसे या वाला, और एक लिए लिखते हैं ये एड़ी वाला। दोनों का है, देखो दोनों कह सकते हो अपनी अपनी जगह शुद्ध हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है जहां जहां पर जो अव्यय है वो व्यवहृत होता है, व्यवहृत मतलब वो वहां पर पूरी तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर
कह सकते हो ये बालर लिए होगा, अधिकतर इसका प्रयोग शुद्ध माना जाता है। जब लिए लिखते हैं तो इसका प्रयोग एड़ी वाले ये का ही शुद्ध माना जाता है, याद रखना है। ठीक है। क्रिया के अर्थ में अगर बात करेंगे तो क्रिया के अर्थ में आपका ये या वाला प्रयोग जो है यह आपका क्रिया के अर्थ में होता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये कुछ यार नियम थे जो मैंने आपके साथ साझा किए, जो आपके बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अब हम लोग एक और पॉइंट है उसको भी समझ लीजिएगा। एक होता है बाद और एक होता है पीछे। ये भी बहुत बार आया है। बाद का प्रयोग कहां पर होगा, पीछे का प्रयोग कहां पर होगा। ठीक है, ये भी लोग बड़ी गलती कर देते हैं। बाद का प्रयोग कहां पर होगा, पीछे का प्रयोग कहां पर होगा। देखो, बाद के प्रयोग की बात करेंगे। मान लीजिए यदि काल का अंतर बताना है, काल का अंतर बताना हो तो बाद का प्रयोग होगा। ठीक है। और यदि स्थान का अंतर सूचित करना हो तो पीछे का, स्थान का अंतर सूचित करना हो तो पीछे का। जैसे मान लीजिए लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो तो राम लगा है आगे, श्याम लगा है पीछे, तो राम क्या कहेगा, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है या मेरे बाद श्याम का नंबर है। या किसी ने कहा भैया किसका नंबर चल रहा है, तो राम का, राम के बाद श्याम का नंबर है। कभी ये कहते हैं राम के पीछे श्याम का नंबर है। तो बाद में जो हमेशा बाद शब्द जो प्रयोग होगा वो काल का अंतर लगाने के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है। और बाद का जो है वो भाई पीछे, राम के पीछे, बाद में तो आएगा नहीं, राम के पीछे हैं कि बाद में आएगा। राम के बाद में अंतर आएगा, राम के पीछे नंबर अंतर आएगा। भाई मान ली राम के बाद में नंबर है, राम के पीछे हैं लगे हैं, बाद नहीं आएगा। बेटे काल की बात थोड़े हो रही है, यहाँ तो स्थान की बात हो रही है। तो स्थान के लिए हमेशा पीछे, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, देखो स्थान के लिए पीछे, स्थान के लिए पीछे, और समय के लिए, समय के लिए हमेशा बाद, या समय में अंतर के लिए, काल में अंतर के लिए बाद कह सकते हो। ठीक है। जैसे उसके बाद वह आया, ठीक है, उसके बाद वह आया, काल का अंतर है। मेरे बाद इसका नंबर आया, काल का अंतर है। उसका घर पीछे छूट गया, स्थान का अंतर है। गाड़ी पीछे रह गई, स्थान का अंतर है। मैं उससे बहुत पीछे हूँ, स्थान का अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, एक समय के लिए है और एक आपका स्थान के लिए है। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और याद रखना है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पर का प्रयोग कहाँ होगा और ऊपर का प्रयोग कहाँ होगा। इसका एक बार पूछा गया था, चार दीवारी के उस पार खाई है। अशुद्ध शब्द में बोल रहा हूँ, ये अशुद्ध था, ये दिया गया था पेपर में, चार दीवारी के उस पार खाई है। ऊपर और पर की बात करते हैं तो ऊपर और पर जो हैं व्यक्ति और वस्तु दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी कि व्यक्ति के साथ भी प्रयोग हो सकता है और वस्तु के साथ भी। राम के ऊपर श्याम कूद पड़ा, राम के ऊपर श्याम ने फूल फेंक दिए, फूल बरसा दिए, है ना। तो व्यक्ति के लिए भी ये प्रयोग होते हैं और वस्तु के लिए भी ये प्रयोग होते हैं, दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन जो पर शब्द है वो सामान्यता ऊंचाई का, किसका, पर शब्द जो है यह सामान्यता आपका ऊंचाई का याद रखना है। किसका है भाई, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सामान्यता ये जो है ये आपका ऊंचाई का
और ऊपर जो है वो विशेष ऊंचाई का सूचक होता है। ये विशेष ऊंचाई के लिए, ठीक है, ये आपका विशेष ऊंचाई के लिए बोध होता है। जैसे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, ऐसे लिख दिया। पहाड़ पर मंदिर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, तो विशेष ऊंचाई है ना। जैसे मैं एक बार घूमने गया, एक जगह है उत्तराखंड में कौसानी, बहुत बढ़िया, उसको उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। तो वहाँ पर एक वाटरफॉल है, रुद्रधारी वाटरफॉल। ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, लगभग 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, मैं आइडिया से बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा दुर्गम टाइप से था, बड़ा टफ था, पत्थर ही पत्थर थे और बड़ा टफ था चढ़ने का रास्ता। और बहुत हाइट पे चढ़ के गए जब 5-6 किलोमीटर, तो एक टेम्पल था भगवान शिव का, और उसी टेम्पल में आप ये समझ सकते हो कि एक जो वाटरफॉल है वही किनारे, जैसे मंदिर के बाहर आए वहाँ पर झरना गिर रहा था, तो उसको रुद्रधारी वाटरफॉल बोलते हैं। तो हम वहाँ पर शब्द प्रयोग रा जो है, कौसानी में पहाड़ के ऊपर रुद्रधारी जलप्रपात है, या पहाड़ के ऊपर एक रुद्रधारी मंदिर है। इस तरीके से हम विशेष ऊंचाई की बात कर रहे हैं। और केवल सामान्य ऊंचाई की बात करोगे तो सामान्य ऊंचाई की बात में भाई केवल आपका पर आएगा, ठीक है। या कहोगे जैसे मान लीजिए जिलाधिकारी होता है, तो जिलाधिकारी होता है तो कहेंगे जिले में सबसे ऊपर पद जिलाधिकारी का होता है। विशेष ऊंचाई की बात कर दी ना, जिले में सबसे ऊपर पद जिलाधिकारी का होता है, विशेष ऊंचाई है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ऊंचाई की अगर बात करें, एक और एग्जांपल पर वाला भी ले लें, तो हमने ऊपर वाला बता दिया। तुमने कहा मम्मी हवा अच्छी चल रही है, मैं छत पर जाता हूँ। कभी अगर कोई छत के ऊपर जाता हूँ तो अशुद्ध हो जाएगा, तो ये ऊंचाई की बात हो गई, लेकिन विशेष ऊंचाई तो है नहीं। छत पर जाना भाई विशेष ऊंचाई तो है नहीं, ठीक है। या किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया तो आप कह सकते हो मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है, मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान है, ये भी कह सकते हो। तो पर सामान्य ऊंचाई के लिए, ऊपर आपका विशेष ऊंचाई के लिए प्रयोग होगा। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, बहुत शानदार है ये, ठीक है भाई। याद रहेगा आप लोगों को? क्लियर है, हाँ या ना? अब देखो कुछ शब्द में जो वाक्य हैं, मैं वाक्य आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, वो आप लोग याद रखना है। एक वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। यह वाक्य अशुद्ध है, क्यों? शुद्ध क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आई? अब मान लीजिए एक और वाक्य हम बहुत बढ़िया से लिखते हैं। एक गाय दो घोड़े, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान चर रहे हैं। पढ़ने वाला जो है वो एक टकटकी लगा के देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत लिखा है, लेकिन अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? याद रखना है,
यदि एक वाक्य में दो लिंग, घोड़ा पुल्लिंग हो गया, बकरी स्त्रीलिंग आ गई, गाय भी स्त्रीलिंग आ गई, तो देखो भाई पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग है, यानी कि दो लिंग आ गए। और वचनों के अनेक, विभक्ति रहित करता हूं, बिल्कुल विभक्ति रहित करता है भाई। एक गाय है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी एक बकरी है, तो कर्ता भी भाई विभक्ति रहित हो गए भाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो हमेशा याद रखना क्रिया जो है वो बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया बहुवचन में होगी और जो कर्ता है वो, जो कह सकते हो कि क्रिया है वो अंतिम कर्ता के अनुसार, उसका जो लिंग है वो अंतिम कर्ता के अनुसार आपका होगा। जैसे इसका अगर शुद्ध करोगे तो क्या कहोगे? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, या मैदान चर रही हैं। भाई अंतिम के अनुसार आएगा, चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान चर रही हैं, तब शुद्ध होगा, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है सभी लोगों को? हाँ या ना बोलिएगा। बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, अगला एक और लिखते हूं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, ये गलत है भाई। गाने की कसरत थोड़े की, कसरत तो शारीरिक रूप से होगी। मैं गाने की रियाज कर रहा हूं। कुछ तो कॉमन सेंस वाले आपके आएंगे जो आप एक ही, जैसे वह गीत की, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। आप लिख दिया वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, शुद्ध वाक्य है। अरे भाई माला थोड़े ही है गीत। माला अगर होगा तो माला में लड़ी प्रयोग होगा। वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। तब मेरी बात समझ में आ रही है भाई? एक और मैं वाक्य लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां भारी भरकम भीड़ है। अरे भाई भीड़ के साथ भारी प्रयोग होगा, भरकम नहीं प्रयोग होगा। वहां भारी भीड़ है तब सही होगा। अगर ऐसा लिखा है तो, भरकम लिखा हुआ है तो अशुद्ध हो जाएगा। एक और वाक्य, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, अशुद्ध है। आपका पत्र मिला धन्यवाद, क्या शुद्ध हो जाएगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। कैसे लिखा जाएगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऐसे एक और वाक्य लिखते हैं। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर के भागता हुआ घर आया। अरे भाई गलत वाक्य है। क्यों गलत है? आप सुबह मान लीजिए कोई दौड़ने जाता है तो क्या कहोगे? सुबह मैं भागने जाता हूं, ये कोई कहता है? क्या लड़के के पीछे पुलिस पड़ी है जो भाग रहा है? भागना हमेशा कह सकते हो एक नेगेटिव के उसमें आपका ये ज्यादा प्रयोग होता है।
याद रखना है। भय, आशंका के कारण भाग रहे हो। पीछे मान लीजिए शेर, कहीं घूमने गए, शेर भाग रहे हैं, पीछे पीछे शेर भाग रहा है, कोई चोर भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, तो भय आशंका के कारण तो होगा भागने का प्रयोग। और दौड़ना जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, याद रखना। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, दौड़ना साधारण में, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ, तो भागना नहीं होगा, दौड़ना होगा। मेरी बात समझ में आई भाई, हाँ या ना? एक और बहुत ज़बरदस्त है। कोई आया आपके हैप्पी बर्थडे पर, उसने कहा इस समय आपकी आयु कितनी है या कितनी हो गई। अरे भैया, हैप्पी बर्थडे में जाओ किसी के तो ये मत कह देना आयु। आयु संपूर्ण जीवन काल के लिए है, आयु संपूर्ण जीवन काल के लिए। किसी का निधन हो गया तो हम लोग कहते कि भाई इनकी आयु कितनी थी, तब तो सही है। ये व्यक्ति क्या पूछेगा, इस समय आपकी अवस्था कितनी है। आपने अपने जीवन के जितने बसंत गुजार दिए, जितने साल के आप हो गए, जितने वर्ष पूरे कर लिए, तब उसके लिए अवस्था शब्द का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अवस्था, जितना समय आपने व्यतीत कर लिया उसके लिए, और आयु शब्द जो है वो आपका संपूर्ण जीवन काल के लिए प्रयोग होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? एक और बहुत जबरदस्त मैं लिखता हूं, आपका भवदीय। कभी आप लोग एप्लीकेशन लिखते होंगे, कभी आप ये लिखते हो आपका भवदी, या तो लिखते हो आपका या लिखते हो भवदी, तो दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। या तो आपका लिखा जाएगा या भवदी लिखा जाएगा। तो आपका भवदी शुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा या तो भवदी या आपका। ठीक है। अब मान लीजिए आ जाए, वकील ने मान लीजिए आ जाए, वकील ने या वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकील ने कागजात का निरीक्षण किया, ये लिख दिया। अरे भैया, कागज का कोई निरीक्षण करेगा? बेमेल है ना। कागज की जांच होगी। लोग ने कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट मतलब कागज, जांच हो रही है, उनकी प्रमाणिकता चेक की जा रही है। तो वकीलों ने कागजात की जांच की। हाँ, बिल्डिंग मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया किसी जगह का, बिल्डिंग का, तो निरीक्षण हो सकते हैं। जैसे BSA साहब आ गए, उन्होंने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया, कह सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बोलिएगा। सभी लोग बहुत बेहतरीन, ये सारे के सारे जो हैं आपके जो हैं वो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत बार आया भी है, उसमें बहुत लोग गलती भी करते हैं। जैसे दिया हो, उसके मामा को लड़की हुई। एक वाक्य दिया गया, उसके मामा को लड़की हुई। ये जो वाक्य है वो गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, क्या होगा? उसके मामा के लड़की हुई, उसके मामा के लड़की हुई, तो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? सारे लोग एक बार बताओगे, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? ऑनेस्टली बताइए सारे लोग कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अभ्यास है वो अभ्यास में मंडे से बहुत सारे आप लोगों की जो है वो क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए।
तो सीरीज़ के माध्यम से हम बहुत सारे MCQs करेंगे। हालांकि आज भी हमने MCQ फॉर्म में ही कह सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करा दिए हैं। एक और कर लेते हैं, एक एक करके सभी मर गए। ये भी अशुद्ध वाक्य, करके नहीं होगा, एक एक कर, एक एक कर सभी मर गए। ठीक है, कर के बाद के और कर का अर्थ देकर आवृत्ति पैदा करता है, याद रखना है। ठीक है, एक एक कर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये आज का सेशन भाई हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों के, हाँ या ना? एक बार बताओगे कि पूरी सारी की सारी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में समझी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर कराई हैं। सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ठीक है ना भाई, सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू एवरीवन। फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से एक एक चीज़ तोड़ मरोड़ के हम लोग पोस्टमार्टम करके पढ़ते जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।